Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11, and now we are on lesson 7 and the name of the lesson is Formation of a Company. So student, before starting this lesson, I like to narrate one story so that this lesson will be little bit easier for you to understand. So let's tell you the story of Naresh. Imaginary story, okay? So Naresh was doing small business of junk food, say. Okay. Now, as he saw that demand for diet food, means nowadays people are more diet conscious, so the demand for these diet food increases. So he wanted to step into that, and for that he wanted to meet his friend टू टेक सजेशन। होता है ना, जब आप कुछ सोचते हो तो आपको क्या लगता है, लो अपने फ्रेंड से मिल लेते, बात करते हैं, उसका क्या राय है, दो चार लोगों से राय लेते हो। द सेम थिंग ही डिड। फिर वो आइडिया लिया और कि स्टोर ओपन करने के लिए, तो उसके फ्रेंड ने भी बोला हाँ बहुत बढ़िया है, कस्टमर आजकल क्योंकि पीपल आर मेनी रेस्टोरेंट दे आर प्रोवाइडिंग सच हेल्दी डाइट फूड टू देयर कस्टमर, एंड फॉर दैट ही हैज़ वन प्रॉपर्टी ऑल्सो। नरेश ने बोला उसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी भी है जो वो उसकी खुद की है, तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है। तो उसका फ्रेंड ने बोला कि सही है, अच्छी अच्छी चीज़ है, आइडिया भी अच्छा है, और लोग आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो भी रहे हैं, सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट। नाउ नरेश थॉट ऑफ फाइनेंस, तो उसको लगा कि कुछ मनी तो उसको उसके जो जंक फूड का बिजनेस चल रहा है वहाँ से कुछ मिल जाएगा, और लेकिन वो पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि when we are doing some big business, definitely it will require some big amount. So now Naresh neither wanted to go for sole proprietorship nor for partnership, because there was unlimited liability in these cases। पढ़ा था ना, याद है? और वैसे भी as he was already in a business of sole proprietorship kind of business, उसका वो already चल रहा था, so he was aware of all the drawbacks। so this time वो चाह रहा था कि कुछ ऐसा करे जिसमें रिस्क भी कम हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सो द बेस्ट वे ही थॉट वॉज टू गो फॉर लिमिटेड कंपनी। सो नाउ ही हैज़ टू गो अहेड। अब वो कोई हेल्प भी चाह रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसको बिजनेस की काफ़ी नॉलेज हो, तो उसके लिए उसको एक फ्रेंड याद आया जिसका खुद का बिजनेस था गारमेंट का, और उस फ्रेंड ने नरेश को बताया कि अगर वो छोटा स्मॉल स्केल में बिजनेस ओपन करना चाह रहा है तो ही विल रिक्वायर से अराउंड 5 लाख रुपीज़। देन अगर थोड़ा सॉरी 2 लाख रुपीज़, अगर मीडियम स्केल है तो ही विल रिक्वायर 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, एंड अगर लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना चाहता है तो ही विल रिक्वायर 10 लाख रुपीज़। नाउ नरेश वॉज हैविंग ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ इनिशियल कैपिटल उसके पास था, और फिर उसको अब आगे और पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और कुछ जब बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह भी करना होगा, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जब वो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा था तो उसको लगा कि कुछ नाम वगैरह, क्योंकि आप किस नाम से बिज़नेस ओपन करने जा रहे हो, तो उसके पास बहुत सारे नाम थे, तो उसमें से उसने 3 नाम को चूज़ कर लिया। फिर अब नरेश को कुछ ही हैज़ टू मेक सम फ्रेश बंच ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो, और इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसको अपने एक फ्रेंड की याद आई जो एक लॉयर भी था और साथ में सीए भी था। सो उसके फ्रेंड ने को ये प्रपोजल अच्छा लगा और उसने तुरंत हाँ बोल दिया, और उसके हाँ बोलते ही जो नरेश है उसने बोला ठीक है, आप बिजनेस में हमारे ज्वाइन कर लो, मेरे पास 5 लाख है, आप 3 लाख दे दो तो हमारे पास 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख का अमाउंट चाहिए, 2 लाख हम लोन ले लेंगे। सो ही अग्रीड ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। अब यहाँ से हम लोग जो स्टोरी तो हम लोगों ने सुन ली, अब जो एक्चुअल पढ़ाई है वो क्या हो रही है तो वो देखते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब स्टोरी ध्यान में रखना, वो स्टोरी बीच बीच में हम बताते जाएंगे, ठीक है, और उसके बेस पे ही वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस लेसन। सो हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड एक्चुअली। अब नरेश को एक कंपनी फॉर्म करना है, सो what are the activities in formation of a company? So formation of a company is a complex activity involving completion of legal formalities and procedures।
So there are certain legal formalities and certain procedures you have to go through it. So there are actually 3 stages in the formation of a company. And what are those stages? Those stages are promotion, incorporation, and subscription of capital. And student, for any private company, the private company, they are prohibited to raise fund from public, therefore they need not to go for this third stage. They only have to go for these 2 stages, that is promotion and incorporation. And any public company, they have to go for the subscription of the capital, and therefore this third step is required for the public limited also. Public limited means private के लिए only first 2 step, promotion and incorporation, and for public limited company they have to go for promotion, then incorporation, and then only subscription of capital. So private company as against the public limited company is prohibited to raise funds from public. It does not need to issue a prospectus and complete the formality of minimum subscription. So prospectus भी उन्हें नहीं issue करना, क्योंकि आपको जब capital ही नहीं आप raise कर सकते हो public से. So no need to issue a prospectus. कोई formality आपको minimum subscription की नहीं करनी है. Only for 2 stages, and for public you have to go for these 3 stages. I think I made it clear to you all till here. Now let's proceed. So now the very first step, that is promotion of a company. So what is promotion of a company? It involves conceiving a business idea and taking an initiative to form a company so that practical shape can be given to exploiting the available business opportunity. It is the first stage in the formation of a company. So the very first stage, as I have already told you, is promotion. So what is this promotion actually? Now remember the story I told you just now. So in this, what happened, that this Naresh, who was going on looking for business and doing all paperwork, so actually he is a promoter of a company. Okay, promoter means, who is a promoter? Promoter is a person who has an idea and who executes and organizes it to make it into a project. So नरेश के पास पूरा idea था और कैसे business करना है, क्या करना है, उसका business हो रहा है, तो he is known as the promoter. So actually this promoter, they have this business idea and they take initiative to form a company, so that a practical shape has been given to that idea, and as it is the first stage in the formation of a company. Then promoter, अभी हमने वैसे भी बता दिया. So promoter, according to section 69, a promoter means a person who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise, or in accordance with whose advice, directions, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. So who is a promoter? In simple language, if I tell you, is a promoter is a person who has an idea and who executes and organizes it to make it into a project. जिसके पास आइडिया होता है और जो पूरा ऑर्गेनाइज करता है सारा सामान, कैसे क्या करना है, डायरेक्शन देता है, either directly or indirectly, to control the affairs of the company. Now let's see the functions of promoter. Promoter है, उसके कुछ functions भी होते हैं. So what are the functions of promoter? So the very first function is identification of business opportunity. The opportunity may be in respect of producing a new product or service, or making some product available through a different channel, or any other opportunity having an investment potential. So the first and foremost activity of a promoter is to identify business opportunity. So हमारे केस में नरेश क्या कर रहा है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा उसने कि आजकल लोग डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अब हम डाइट फूड लोगों को प्रोवाइड करेंगे. सो द अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, या तो आप नया प्रोडक्ट बनाइए या नया सर्विस प्रोवाइड करिए, या फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें आप कुछ चेंजेस कर दीजिए, थ्रू अवेलेबल कराइए थ्रू डिफरेंट चैनल, और एनी अदर अपॉर्चुनिटी हैविंग एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, या कोई और अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट, आप पैसा लगाना, आपको लग रहा है कि वो आप पैसे वहाँ लगाओगे तो वो अच्छा आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, अच्छा प्रॉफिट देगा.
So this is identification of business opportunity, and after such opportunity is uh, analyzed, now the next step will be to see its feasibility. So the next step is feasibility studies. So it may not be feasible or profitable to convert all identified business opportunities into real projects. The promoters therefore undertake detailed feasibility studies. So ज़रूरी नहीं ना जो आपने सोचा हो वो सारा बिजनेस प्रॉफिटेबल ही हो. जो भी आपने आइडेंटिफाई किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए फीजिबल हो, इजी हो, प्रॉफिटेबल हो, आपको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न आपको अच्छा दे. सो फॉर दैट जो प्रमोटर होता है, अब हमारे केस में प्रमोटर कौन है? नरेश. सो द प्रमोटर्स देयरफॉर दे अंडरटेक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज. और अब ये फिजिबिलिटी स्टडीज क्या, कौन कौन सी फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं? दे आर टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. So the first one is technical feasibility. An idea may be good but technically not possible to execute. It may be so because the required raw material or technology is not easily available. हो सकता है जो आइडिया है आपके पास वो बहुत अच्छा है लेकिन वो टेक्निकली फीजिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल शायद आप जो यूज़ करना चाह रहे हो वो अवेलेबल ही ना हो इतने इजीली. तो जब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, आसानी से नहीं अवेलेबल करा पाएंगे, तो फिर क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नरेश जो डाइट फूड बना रहा है उसके लिए उसने सोचा कि क्यों नहीं हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिलना है जो कुछ हमारी स्पेशल क्वालिटी हो, क्योंकि देखो आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और डाइट फूड प्रेफर करते हैं. और अगर सपोज हम डाइट कॉन्शियस हैं और हमें कुछ ऐसा कहीं से पता चलता है कि हाँ इनके फूड में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमें वेट लॉस में सपोज हेल्प मिल रही है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट, है ना. तो इस तरह से नरेश ने सोचा क्यों ना हम उसे कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल गया कि ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीड है जिसे हम मिलाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो औरों से बहुत अलग हो जाएगा और लोग इससे बहुत ऑर्डर भी हमें अच्छा मिलेगा. क्लियर? अब वो जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है वो सपोज किसी दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करना है. अब उसकी कंट्री और वो इंपोर्ट करने वाली कंट्री के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? विल द प्रोजेक्ट बी टेक्निकली फीजिबल? नो, आई डोंट थिंक सो, इजंट इट? फिर तो वो अनफीजिबल होगा. और तब तक अनफीजिबल रहेगा जब तक कि या तो फिर वो कोई अरेंजमेंट कर ले टू मेक दोज पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट अवेलेबल फ्रॉम सम ऑल्टरनेटिव सोर्स, ये हो सकता है. और जब तक नहीं होगा तब तक के लिए वो प्रोजेक्ट उसका टेक्निकली इट विल बी अनफीजिबल. क्लियर? Then the next feasibility is about your financial feasibility. Every business activity requires funds. ये तो सबको पता है, सारे एक्टिविटी बिना पैसे के तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते. The promoters have to estimate the fund requirements for the identified business opportunity. If not able to arrange funds, then project needs to be given up. देखो अब जो प्रमोटर है हमारे केस में नरेश है, वो प्रमोटर, क्योंकि उसी ने इस बिजनेस आइडिया को कंसीव किया, उसी ने ये आइडिया के बारे में सोचा था. अब वो क्या करेगा? सबसे पहला काम उसने फंड का एस्टिमेशन किया. उसे क्या पता चला? हमारे जो एग्जांपल में 10 लाख रुपीज़ उसे चाहिए था और कुछ उसके पास था, कुछ उसने अपने फ्रेंड से लिया और फिर बाकी का जो अमाउंट था उसने सोचा कि बैंक से लोन ले लेंगे. लेकिन अब सपोज उसको नहीं समझ में आता कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पहली बार आप बिजनेस करने जा रहे हो सकता है आप नहीं ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा. या सपोज अगर उसने 10 लाख सोचा था और उसके पास खुद के पास 1 ही 2 लाख रुपए होता, तो क्या वो 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर पाता? कभी फिर नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो अरेंज नहीं कर पाया था. किसी भी केस में अगर आपका फिनेंस नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, आप नहीं जहाँ जहाँ से पैसे चाहिए होंगे आप नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? द प्रोजेक्ट वोंट बी फाइनेंशियली फीजिबल. सो फाइनेंशियली फीजिबल के लिए आपको सही एस्टिमेशन लगाना होगा, कितना एस्टिमेट है हमारे फंड प्रोजेक्ट का और कहाँ कहाँ से वो फंड हमें अवेलेबल हो सकता है. आई होप इतना क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक फीजिबिलिटी. Now project is technically viable and financially feasible, but the chance of it being profitable is very little. अब देखो प्रोजेक्ट तो हमें टेक्निकली वायबल है, हमें आराम से जो इंग्रेडिएंट था वो मिल गया, पैसे भी अरेंज हो गए, पर अगर उसका डिमांड ही नहीं होगा अगर मार्केट में, तो फिर प्रॉफिटेबल रहेगा? लोगों को वो
सामान्य आपका नहीं समझ में आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन? सो दिस इज व्हाट योर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। जब आपका प्रॉफिट जो कमाने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग इट फॉर प्रॉफिट मोटिव ओनली, बट अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो विल इट बी फीजिबल? अगेन नो। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आपको ये देखना है कि क्या जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका डिमांड आपको मार्केट में उसका डिमांड है भी या नहीं है। Now comes your name approval. So the promoters, they have to select a name for it and submit an application to the registrar of the companies of the state in which the registered office of the company is to be situated for its approval. Then 3 names in order of their priority are given in the application to the registrar of the company. So अब जब आपने कंपनी के बारे में सोच लिया कि कंपनी हैव टू लॉन्च अ कंपनी, सो द प्रमोटर दे हैव टू सेलेक्ट द नेम फॉर इट, एंड after selecting the name, what they need to do, they have to submit it to the registrar of the companies of the state where the registered office of the company to be situated. Clear? जहाँ भी आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक होगा ना, जहाँ पे आप मेलिंग वगैरह जिस नाम से आप कर सकते हो, एक प्रॉपर एक प्लेस पे आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा, उस जगह के आप वहाँ के आपको रजिस्ट्रार कंपनीज ऑफ द स्टेट में आपको एप्लीकेशन देना होगा, और वहाँ उसमें आपको नाम सेलेक्ट करके फिल करना होगा, और नाम जो होगा वो आपको एटलीस्ट 3 नेम्स आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे देना होगा। लाइक सपोज सबसे पहला नाम आपने ए सोचा है, फिर सोचा है कि ठीक है अगर ए कैंसिल हो जाता तो बी हो जाएगा, फिर अगर बी भी कैंसिल होता तो चलो सी हो जाएगा। ठीक, तो आपको 3 नाम एटलीस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको देना होगा। और ये क्यों देना होता है? क्योंकि सपोज कई बार हो जाता है कि जो ए नाम है उसी नाम की एक और कंपनी है, तो आपका नेम कैंसिल हो जाएगा। उस केस में फिर आपका जो बी नेम आपने रखा है वो शायद सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि जो नाम है वो शायद मिसलीडिंग हो, मे बी रजिस्ट्रार को वो नेम आपका मिसलीडिंग लग रहा हो तो वो नाम आपका सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में इस तरह से, ताकि आप 3 नाम आप सेलेक्ट करके देते हो प्रायोरिटी के बेसिस पे, और उसमें से कोई भी एक नाम आपका सेलेक्ट कर लिया जाता है। Now, what will be the next function of your promoter? After name approval, the next function is fixing up signatories to the memorandum of association. So, what is this memorandum of association? We'll discuss it in next video for time being. So, let's see. Promoters have to decide about the members who will be signing the memorandum of association. This memorandum of association, in short, it is said to be MOA of the proposed company. People signing memorandum are also the first directors of the company. Their written consent to act as directors and to take up the qualification share in the company is necessary. So student, as in our case, Naresh and his friend, they are the whole soul of the business, means they are said to be the promoter. And you know, in another word, we can also call them as director, means the director is a person who take care of his business. ओके, सो अभी जो डायरेक्टर हैं, तो जब आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन जब आप करोगे, बिजनेस कर रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, तो डेफिनेटली आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा उसमें। तो जब डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा तो क्या होगा, अब प्रमोटर्स दे हैव टू डिसाइड कि कौन साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होगा। और यूजुअली जो लोग साइन करते हैं ना मेमोरेंडम, दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। People signing memorandum are also the first director of the company, और उनका रिटन कंसेंट चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर। क्लियर? और हमारे केस में नरेश इज द पर्सन, और बिकॉज दे यूज टू साइन, मीन्स जो सिग्नेचर करते हैं, दैट इज वाई सिग्नेचर से सिग्नेटरीज। क्लियर? उनका सिग्नेचर चाहिए होता है। दे आर मीन्स यू हैव टू फिक्स अप द सिग्नेटरीज कि कौन कौन सिग्नेचर करेगा। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। So professional like your auditor, bankers, so they are appointed by the promoters to assist him in the preparation of necessary documents which are required to be with the register of the company. अब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो सारे डॉक्यूमेंटेशन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सारा प्रिपरेशन उसका जो भी
कौन कौन से पेपर लगने होंगे, कब देना होगा, क्या करना होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में एक प्रोफेशनली बता सकेगा। लाइक अब हमारे केस में नरेश का जो फ्रेंड था वो सीए था, ठीक है, तो अब सीए है या एडवोकेट है तो उनको ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, वो सब अच्छे से आपको बता पाएंगे। सो एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, अपॉइंटमेंट करना होता है जो प्रमोटर को असेस कर सके, हेल्प कर सके सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। जो भी हमें रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार में सबमिट करना होगा वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क को जो देख सकेगा। देन दी लास्ट फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, डॉक्यूमेंट्स देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है। सो वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? सो अभी तो हम बस थोड़ा सा हम बात करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू, मीन्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इसमें बस एक देख लेते हैं। द प्रमोटर दे टेक सब स्टेप्स टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स which have to be submitted under the law to the registrar of the companies for getting the company registered. फिर जो promoter है उसको this next step that the promoter has to prepare all the documents, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ताकि हमारी जो कंपनी है इट शुड बी गेट रजिस्टर्ड। एंड फ्यू ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर MOA, memorandum of association, article of association, or in short it is said to be AOA, and then the consent of directors. Clear? So that's all for this video, student. So please take care. Thank you. And in case if you are having any problem related to any point, you can ask me through comment box. And please do like, share and subscribe the video. Thank you.